नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है फेज इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया। तो फेज इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंट्रोडक्टरी टॉपिक टू स्टडी फर्स्ट फेज ट्रांजिशन। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्योंकि इसके बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पढ़ना है। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हमें पढ़ना है। सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डिस्कसिंग दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें कवर करनी है। ठीक है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और फिर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ना बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेजेस, तो जस्ट हमने लिक्विड और वेपर फेजेस लिया है। तो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड फेज भी हो सकता है ना, लिक्विड टू वेपर मैंने लिया है या गैस टू लिक्विड, कोई भी जो ट्रांजिशन होगा, जो भी कोई भी फेज ट्रांजिशन हो सकता है। समझ में आया। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ना फेज ट्रांजिशन की, हम उसको ना गिब्स पोटेंशियल से बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो गिब्स पोटेंशियल कहने का मतलब जी, तो गिब्स पोटेंशियल इज वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ठीक है ना, तो फेज ट्रांजिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग गिब्स पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो हम ना क्या करते हैं, कंसीडर टू फेजेस ऑफ द सेम सब्सटेंस। अब कोई भी सेम सब्सटेंस ले ले। अब जैसे मैं देखो ना, मेरे पास यहाँ पर क्या है, वाटर है ना। तो उसके ये क्या हो गए, वेपर्स हो गए, है ना। कोई भी लिक्विड हो सकता है ना, ये सपोज को इवन इट कैन बी अ लिक्विड, तो ये कोई लिक्विड हो सकता है। तो ये उसके क्या है, वेपर है। समझ में आया। तो सब्सटेंस तो सेम ही है ना भाई, वेपर भी तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो है, और यहाँ पर हमने वाटर लिक्विड क्या, वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो एक ही कंपोनेंट है सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि सपोज मेरे पास वाटर हो और अल्कोहल हो। समझ में आया, दो कंपोनेंट मैंने नहीं लिया, एक ही कंपोनेंट सिस्टम है। समझ में आया, ठीक है ना। जो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, विद इट्स सैचुरेटेड वेपर। तो ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर्स है। समझ में आया। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़नी है। और वो कंडीशन किसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, गिब्स पोटेंशियल की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा, एक तो इंपॉर्टेंट बात ही, अब यहाँ ध्यान से देखो, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है आर इक्वल इन बोथ फेजेस। ध्यान से समझो। एंड सिंस ईच फेज इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, दीज क्वांटिटीज रिमेन्स यूनिफॉर्म विद इन ईच फेज। आप समझोगे ये क्या लिख दिया, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है आपको। तो जनरली जो फेज ट्रांजिशन होता है ना, क्या होता है, फेज ट्रांजिशन। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जो फेज ट्रांजिशन होता है, इट टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। अब जैसे वाटर होता है हमारे पास, बेसिक एग्जांपल यही है ना, यूजुअल एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है नहीं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप मान लीजिए खुला बर्तन लीजिए, उसमें ना, ठीक है ना, आपने रख दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो वेपर्स में बदल जाता है, गैसेस स्टेट हमारे पास मिल जाती है। ठीक है ना, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ही वो हो रहा है ना। अब बर्फ कब बन रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फेज ट्रांजिशन जनरली टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, इट इज यूनिफॉर्म विद इन ईच फेज। ठीक है, तो इसीलिए ना जो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, वॉल्यूम हो गया, ये सॉरी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एनर्जी, है ना। एंड गिब्स इज ऑल्सो वन इज एक्चुअली अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ठीक है ना, वी कैन ट्रीट इट एज अ कोऑर्डिनेट ऑल्सो, है ना। हम यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, दीज आर ऑल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है ना, आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यूज एंड द मास ऑफ द सब्सटेंस इन दैट फेज। कहने का मतलब देखो कुछ नहीं है। अब देखो कोई भी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट पोटेंशियल ले लो, है ना। अब मैं यदि जी की बात करूं, है ना, तो यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं एम से, तो ये मेरे पास स्पेसिफिक जी बन जाएगा, स्पेसिफिक गिब्स पोटेंशियल। मैं इसको स्मॉल से लिख सकता हूँ ना, स्मॉल वॉल्यूम है, तो मैं वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। समझ में क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। तो यदि मेरा गिब्स पोटेंशियल जो है उसको मैं यदि मास से डिवाइड कर दूं, तो स्पेसिफिक गिब्स पोटेंशियल आता है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी भी यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, वो सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक प्रेशर या मेरे पास स्पेसिफिक गिब्स पोटेंशियल है, वो भी कांस्टेंट रहेगा इन फेज ट्रांजिशन। ठीक है ना, उनकी वो वैल्यू जो ऑर्डिनरी जो उनकी वैल्यू है, यूजुअल वैल्यू है, उसके साथ साथ पर यूनिट मास यदि हम ले, तो उनकी स्पेसिफिक वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, अब कैसे रहती है, इस चीज़ को हमें समझना है। अब देखो मान लीजिए मेरे पास क्या मास m1 एंड m2 आर द मासेस इन लिक्विड एंड वेपर फेजेस। अब ये क्या, मान लीजिए m1 मास है और वेपर का मास कितना है, m2 मास है। ठीक है, और g1 और g2 क्या है, स्पेसिफिक गिब्स पोटेंशियल है। तो मैं गिब्स पोट है ना, समझ में आया। तो देखो टोटल गिब्स पोटेंशियल क्या होगा होल सिस्टम के लिए, है ना। अब देखो इसका गिब्स पोटेंशियल g1 है ना, समझ में, G1 इज इक्वल टू क्या होगा, G1 अपॉन में M1। समझ में आया, ये लिक्विड के लिए ले लेते हैं, ये वेपर के लिए ले लेते हैं। ठीक है ना, तो उसको मैं G1 M1 प्लस के G2 M2 लिख सकता हूँ। समझ में आया।
ठीक है। यदि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो है ना ट्रांसफर हो जाता है वेपर में, आप क्या कर रहे हो, हीट रिसर्वियर है, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा, जो लिक्विड है किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा, है ना, स्मॉल क्वांटिटी। तो गिब्स पोटेंशियल में लेट अस सी व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस। तो देखो हम क्या करते हैं, तो गिब्स डिफरेंशिएशन यदि करें, अब कुछ स्मॉल अमाउंट चेंज होगा ना, मान लो डेल अमाउंट ऑफ एम, है ना, तो जीवन तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये वैल्यू तो चेंज नहीं होती, तो मैं जी प्लस के G2 डेल M2 ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, समझ में आया। ये मैंने किसके लिए लिखा है ना, यदि ये मैंने लिखा है फॉर स्मॉल m, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, समझ में आया। सिंस द चेंज ओकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या तो प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल होगा या आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, समझ में आया। तो मैंने भी बताया था फेज ट्रांजिशन में जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है क्या होता है, जनरली कांस्टेंट होता है। तो फेज ट्रांजिशन क्या एक तरीके का आइसोथर्मल या आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की यदि मैं बात करूं, उस केस में जो चेंज इन गिब्स पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। अब कहोगे आप ये जीरो कैसे है, यदि आप ध्यान से देखो, मैंने याद रखना आपको बताया था कैसे लगते थे, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, है ना, ऐसे नाम बताया था। और जो स्क्वायर है इसको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बोलते हैं। इसकी साइड पर हम कैसे लिखते हैं, है ना, हैप्पी गर्ल्स फाइंड अम्ब्रेला, ऐसे तो लिखते हैं। लेकिन मुझे गिब्स पोटेंशियल चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डिफरेंशियल ऑफ जी इज इक्वल टू, ठीक है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, समझ में आया। तो गिब्स इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, याद रखने का तरीका है, गिब्स इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे लिखा। तो हमारे पास दो एरो हम ऐसे लगाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो देखो जब मैं प्रेशर से चलूंगा तो एरो की डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो प्लस V, समझ में आया। और ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है। अब मैं जब चलूंगा तो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो माइनस लिखूंगा, समझ में आया। तो चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर गिव्स चेंज इन गिब्स पोटेंशियल, समझ में आया। तो गिब्स पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यदि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है दोनों ही कांस्टेंट हो जाए तो डेल जी तो मेरे पास जीरो आ जाएगा, ये और ये दोनों कांस्टेंट हो जाए तो टर्म तो जीरो हो गई। इसलिए मैंने कहा है, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल और आइसोबैरिक कंडीशन में डेल जी क्या होता है, जीरो। तो फेज ट्रांजिशन में गिब्स पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, समझ में आया। तो फेज ट्रांजिशन जनरली टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट्स व्हाई गिब्स पोटेंशियल इज टेकन। और कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हम ले सकते, पोटेंशियल ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे आसान जो मैथमेटिकली कन्वीनियंट है हमारे लिए गिब्स पोटेंशियल, है ना। तो यदि आप यहाँ पर इसमें रखोगे तो मेरे पास क्या आएगा, G1 प्लस के G2, ये आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब मास देखो कंजर्व रहेगा, टोटल मास क्या होगा, कंजर्व रहता है। तो टोटल मास की यदि मैं बात करूं तो स्मॉल m प्लस स्मॉल 2 जीरो होना चाहिए ना, चेंज, समझ में आया। टोटल मास तो कंजर्व रहेगा हमारे पास, इसलिए मैंने ये लिख दिया। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये उधर चला गया, है ना। तो यदि आप इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखोगे तो हमें क्या मिलता है, G1 इज इक्वल टू G2, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इससे यही तो पता चल रहा है कि हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि एट कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर गिब्स पोटेंशियल तो में कोई चेंज नहीं आता है, उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है ना G1 इज इक्वल टू G2, या मैं कहूँ डेल जी स्मॉल इज इक्वल टू जीरो, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। तो व्हेन टू और मोर फेज, ये मोर फेज के लिए भी वैलिड है। So when two or more phases of one component system are in equilibrium, जो specific Gibbs potential है या मैं कहूँ Gibbs free energy per unit mass है, has same value in all phase. So this is very important, है ना, हर फेज में वो सेम रहेगी, ठीक है। हालांकि ये कंडीशन हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर निकाली है, लेकिन ये जनरल है, कोई भी कंस्टेंट हमारे पास हो सकता है ना। तो हमने कंस्टेंट क्या क्या थे, हमने टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही तो निकाला है। इवन दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर इन जनरल, इवन इफ अदर एक्सटर्नल कांस्टेंट वेदर एट कांस्टेंट एंट्रोपी और वेदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, अप्लाई की जाए तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, हर इक्विलिब्रियम कंडीशन में गिब्स पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, स्पेसिफिक गिब्स पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो ये इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है ये इवापोरेशन के लिए भी, फ्यूजन के लिए भी, सब्लिमेशन के लिए भी और वेपराइजेशन के लिए भी, ठीक है ना, सबके लिए वैलिड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना जब हम फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पढ़ेंगे तब उसमें काम आएगी। बात करते हैं रेनफेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो जो फेज ट्रांजिशन ये तो हम जानते हैं कि फेज ट्रांजिशन क्या, मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड में जाए या लिक्विड टू गैस में जाए, है ना, ट्रांजिशन होता है ना बिटवीन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, तो वही तो फेज ट्रांजिशन है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या है, ये फेज डायग्राम है ना। तो फेज डायग्राम में देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो इट हैज सम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो यदि वो टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो वो सॉलिड होगा। यदि ये कोई यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर है इस तरीके का तो वो गैसेस स्टेट में होगा, समझ में। या यहाँ पर सपोज मेरे पास कोई टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो जब फेज ट्रांजिशन होगा तो देखो मेल्टिंग क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, समझ में आया, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में
सॉलिड से गैस बनता है ना, समझ में आया। और डिपोजिशन में क्या होता है, गैस से सॉलिड बनता है। तो ये क्या मेरे ऑल दीज आर फेज ट्रांजिशंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले फेज ट्रांजिशन के बारे में किसने बताया था, एरेनफेस्ट ने कहा था। उन्होंने कहा फेज ट्रांजिशन ना हम दो तरीके के फेज ट्रांजिशन को उन्होंने क्लासीफाई किया है। एक को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, एक को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना। और ये सारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है उनके बिहेवियर पर उन्होंने बताया था, ठीक है ना, हाउ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बिहेव, ठीक है ना, एंड देयर डेरिवेटिव्स एट द फेज ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो तो एरेनफेस्ट ने क्या बताया, फेज ट्रांजिशन किसके बेसिस पर क्लासीफाई किया, लोवेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब कहने का मतलब देखो क्या है, तो देखो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन उन्होंने दो तरीके के बताए, एक बताया सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो उन्होंने ना डिसकंटिन्यूटी, एरेनफेस्ट ने क्या बताया, जो लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, जो यदि वो डिसकंटिन्यूस होगा फेज बाउंड्री पर, मतलब एट दोज पॉइंट्स वेयर एट दोज पॉइंट्स, कहने का मतलब है एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो इफ एट दोज पॉइंट्स लोएस्ट डेरिवेटिव जो है यदि वो डिसकंटिन्यूस हो तो नाम उस किस हिसाब से होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखो यदि जो गिब्स पोटेंशियल जो है ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना, यदि वो क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो, तो डिसकंटिन्यूस हो तो वो क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, समझ में आया। और इससे नीचे और या जो भी होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, समझ में आया। तो यानी जी की वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे, हालांकि अभी तो मैंने इसी लेक्चर में आई हैव जस्ट ओनली इंट्रोड्यूस्ड देम। तो फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होगा गिब्स पोटेंशियल का, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर सच एज एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, समझ में आया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब है सेकंड ऑर्डर जो है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, और फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूस हो जाएगा, समझ में आया। नाम इसलिए सेकंड ऑर्डर पड़ा है क्योंकि सेकंड ऑर्डर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, और इसी में यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ वो कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये था, तो जस्ट आई हैव ओनली इंट्रोड्यूस्ड यू व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड व्हाट इज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। हालांकि हम इनको और ज़्यादा डिटेल में अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, है ना, पर्टिकुलर एक एक लेक्चर होगा सभी का, फर्स्ट ऑर्डर का भी और सेकंड ऑर्डर का भी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।